शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ। दूसरी शब को शहरजाद ने अलादीन का किस्सा शुरू किया। चीन के दारुल सल्तनत पैकन में एक दर्जी रहता था जिसका नाम मुस्तफ़ा था। अगरचे वो कोई काबिल और माहिर दर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कपड़ा सीकर अपना पेट पाल रहा था। आमदनी बहुत कम थी, इसलिए वो ना तो पसंदाज ही रह सका और ना अपने लड़के अलादीन की तालीम और तरबियत पर कोई तवज्जो दे सका। इसका नतीजा ये निकला कि अलादीन दिन रात आवारा गर्द लड़कों के साथ फिरता और खेल कूद के सिवा किसी चीज़ की तरफ माइल ना होता। बाप ने हर चंद कोशिश की कि वो अपना आबाई पेशा ही सीख ले, लेकिन इसमें भी नाकाम रहा। अलादीन निहायत खुदसर और ज़िद्दी लड़का था। जब किसी बात पर अड़ जाता तो चाहे उसकी बोटियां काट डालो, कभी न मानता और अपनी आई करता। लेकिन इसके साथ वो बहुत ही ज़हीन और सुलझा हुआ दिमाग भी रखता था। खेल कूद में वो हमेशा दूसरे लड़कों पर हुकूमत करता और ख़ुद किसी के आगे सरखम नहीं करता था। क़ज़ाए इलाही से मुस्तफ़ा का हुक्म आ गया और चंद रोज़ बीमार रहकर इंतकाल कर गया। बेवा माँ ने बेटे को हर चंद समझाया, लेकिन वो अपनी दुकान पर बैठने के लिए भी राज़ी न हुआ। अगर माँ सख्ती करती तो भाग जाने की धमकी देता। मजबूरन गरीब बेवा सब्र करके बैठ जाती, खुद ही चरखा काटती और कुछ मेहनत मजदूरी करती, अपना और खुदसर बेटे का पेट भरती। इसी तरह कई साल गुजर गए और अलादीन 18 साल का नौजवान हो गया। एक रोज वो महल्ले की गली में लड़कों के साथ खेल रहा था। एक अजनबी अच्छा लिबास पहने हुए आया और कहने लगा कि तुम मुस्तफ़ा दर्जी के लड़के हो। अलादीन ने कद्र तामुल के बाद इकरार किया कि मैं ही मुस्तफ़ा का लड़का हूँ। वो कहने लगा, तुम्हारा बाप कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो। अलादीन ने कहा कि मेरे वालिद को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। अजनबी ये सुनकर अफसोस करने लगा। फिर अलादीन को प्यार करके बोला कि मैं तुम्हारा रिश्ते का चचा हूँ। तुम्हारी पैदाइश बल्कि तुम्हारे वालिद की शादी से पहले मैं अपने भाई से लड़कर घर से निकल गया था। उसके बाद आज ही इस मुल्क में आया हूँ। उम्मीद थी कि अपने भाई से मिलूँगा, लेकिन किस्मत में ना था। खैर, तुम्हें देखकर खुशी हुई और तसल्ली हो गई। इसके बाद उसने 2 अशरफियाँ निकाल कर अलादीन को दे दी और कहने लगा कि कल मैं आऊँगा। अलादीन अशरफियाँ लेकर अपने घर चला गया और अपनी बेवा माँ को वो दोनों अशरफियाँ देकर चचा के मिलने का वाक़या सुनाया। अलादीन की माँ मुताज्जिब हुई कि मेरे शौहर ने किसी भाई का कोई जिक्र कभी नहीं किया जो किसी दूसरे मुल्क चला गया हो, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि मुमकिन है कोई भाई हो और उसका जिक्र शौहर ने इत्तेफाकन न किया हो। जो अजनबी अलादीन से मिला वो दरहकीकत उसका चचा नहीं था, बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर था। पुरानी किताबों के मुताले के दौरान उसे मालूम हुआ कि पैकन शहर के करीब एक जंगल में ज़मीं दोस्त तहखाना है जिसे किसी पुराने ज़माने में मशहूर जादूगर ने बनवाया था। उसमें लातादाद खजाने के अलावा एक अजीब व गरीब चिराग भी है जो उस जादूगर ने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत के बाद तैयार किया था। उस चिराग का मौक्किल एक बहुत ही ताकतवर जिन है। जिसके पास वो चिराग होगा, जिन उसी का ताबे होगा और जो कुछ उसको हुक्म दिया जाएगा फौरन उसकी तामील करेगा। इसके बाद दौरान मुतालिया अफ्रीकी जादूगर ने यह भी मालूम किया था कि उस चिराग को किस तरह हासिल किया जा सकता है। जो शराइत किताबों में लिखी हुई थी उनमें से चंद खास और अहम थी। मसलन तहखाने में उतरने वाले की उम्र 18 साल की हो, उसका बाप मर चुका हो, लड़का जाहिल और ज़िद्दी आवारा हो, बाप दादा का पेशा दर्जी का हो, लड़के की माँ जिंदा हो, गरीब घर हो। अफ्रीकी जादूगर एक उम्मीद मोहम लेकर आया था, क्योंकि इन शराइत का लड़का मिलना आसान न था। चुनांचे पैकन आने के बाद 1 साल की जद्दोजहद के बाद
اس کو अलादीन मिल गया था। वो अपने आप को अलादीन का करीबी रिश्तेदार जाहिर करके उससे मतलब निकालना चाहता था। दूसरे रोज़ अलादीन अपने चचा के इंतज़ार में गली में मौजूद था। अफ्रीकी जादूगर आ गया। अलादीन ने उसको सलाम किया और अपने घर की तरफ ले चला। रास्ते में अफ्रीकी जादूगर कहने लगा, इस वक्त तो मुझे ज़रूरी काम है, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं खाना भी खाऊँगा, तुम जाओ। ये कहकर फिर उसने 5 अशरफियाँ उसके हाथ पर रख दी और ख़ुद वापस चला गया। अलादीन माँ के पास आया और अशरफियाँ देकर बताया कि चचा शाम को आएंगे और खाना भी यहीं खाएंगे। इसके बाद माँ ने उसके खाने का इंतज़ाम किया और शाम होने से पहले ही देवर के इंतज़ार में बैठ गई। जब रात हो गई तो अलादीन अपने चचा की तलाश में जाने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अलादीन ने बढ़कर किवाड़ खोला तो अफ्रीकी जादूगर कुछ मिठाई और फल लेकर अंदर दाखिल हुआ। पहले उसने भावच की खैरियत दरियाफ्त की, फिर अपने भाई को याद करके आप दीदा हुई और देर तक उसके औसाफ बयान करता रहा। इसके बाद दस्तरखान चुना गया। अफ्रीकी जादूगर और अलादीन ने बैठकर बाइत्मीनान खाना खाया। इस अरसे में जादूगर अपने सफर की दिलचस्प कहानियां सुनाता रहा। फिर भावच से मुखातिब होकर कहने लगा कि अलादीन क्या कर रहा है। उस गरीब ने रो रो कर कहा कि मैंने इसको बहुत समझाया, इसके वालिद भी समझाते समझाते मर गए, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता। तमाम दिन गलियों में बाजारों में आवारा फिरता रहता है। तुम भी इसके बाप के बराबर हो, कुछ नसीहत करो, मुमकिन है इसकी हालत संभल जाए। अलादीन शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। अफ्रीकी जादूगर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारे वास्ते हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हूँ। बताओ तुम क्या करना चाहते हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम इतने बड़े हो गए और कुछ काम नहीं करते। मेरी राय है कि तुम दुकान खोल लो, जितने रुपए की जरूरत होगी मैं दे दूंगा, बल्कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हारे लिए बाजार में दुकान भी देखता आऊंगा। अगर मुनासिब किराए पर दुकान मिल गई तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हारे लिए एक दुकान खरीद लूंगा, फिर इत्मीनान से अपना काम करना। ये सुनकर अलादीन बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं कपड़े की दुकान पर खूब जी लगा कर काम करूंगा, आप मेरे लिए उसका इंतजाम कर दें। अफ्रीकी जादूगर दूसरे दिन आने का वादा करके चला गया। अलादीन और उसकी वालिदा बहुत खुश थे कि चचा ने आकर तमाम मुश्किलात हल करने का इरादा कर लिया। अलादीन एक खूबसूरत सी दुकान के तस्वुर में सो गया। दूसरे रोज हस्बे वादा जाली चचा आया और अलादीन को अपने साथ बाजार ले गया और एक दुकान से उम्दा कपड़े खरीद कर अलादीन को पहनाए। फिर अपने साथ बाजार ले गया और कपड़े वालों की दुकानें दिखाई कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसी ही दुकान का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम रोजाना इधर आया करो और देखा करो कि कारोबार किस तरह किया जाता है। इसके बाद शहर के मुख्तलिफ बागात की सैर कराई, कुछ फल वगैरह खरीद कर साथ लिए और अलादीन को उसके घर छोड़कर चला गया और कह गया कि कल तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें और बेहतरीन तमाशे दिखाऊंगा। अलादीन घर आया तो बहुत खुश था। माँ उसके कपड़े देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम अपने चचा की मर्जी के मुताबिक चले तो बहुत आराम से रहोगे। दूसरे रोज फिर अफ्रीकी जादूगर आया और अलादीन को अपने साथ लेकर शहर से बाहर रवाना हुआ। चलते चलते अलादीन थक गया तो कहने लगा कि चचा कहाँ तक चलोगे, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। जादूगर ने कहा थोड़ी दूर और जाना है, फिर वापस आ जाएंगे, और कुछ फल वगैरह अलादीन को दिए और बातों से बहलाता हुआ कुछ और दूर ले गया, हत्ता कि वहां जा पहुंचा जहां काम था। उस जगह पत्थर पर बैठकर अफ्रीकी जादूगर ने कहा कि बेटा बस हम आ गए, बस हम आगे नहीं जाएंगे, तुम थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी कर लो ताकि खाना गर्म करके खा लें। अलादीन ने इधर उधर तलाश करके कुछ लकड़ियां जमा कर ली। अफ्रीकी जादूगर ने उनसे आग जलाई
और कुछ सहर पढ़ता रहा और कभी कभी कुछ लोबान भी आग में डाल देता। थोड़ी देर के बाद कदमों के नीचे से जमीन कांपने लगी और ऐसा मालूम होता था कि गोया फट पड़ेगी। अलादीन डर गया और भागने का इरादा किया। अफ्रीकी जादूगर ने उसको समझाया कि डरो नहीं, लेकिन अलादीन खौफजदा हो गया। वो वापस चला तो उसके जाली चचा ने गुस्से में उसे एक चपत रसीद की, जिससे अलादीन औंधे मुंह जा गिरा। इस अरसे में जलजला भी मौकूफ हो गया और जहाँ ये लोग बैठे थे उसी जगह एक पत्थर की सिल नमूदार हो गई। अफ्रीकी जादूगर अलादीन का हाथ पकड़कर वहां लाया और कहने लगा, बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हारा चचा हूँ और तुम्हारे ही फायदे का काम कर रहा हूँ। अब पत्थर सरकाओ, अंदर बहुत सा खजाना है। जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम पैकन के अमीर तरीन बन जाओगे और खूब ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करना। इसके बाद उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और अलादीन को पहना दी और प्यार करके कहा कि बेटा, अब पत्थर को सरकाओ। अलादीन बोला कि इतना बड़ा पत्थर मैं किस तरह उठाऊंगा? उसका जाली चचा बोला कि तुम घबराओ नहीं, एक दफा इसको हाथ लगा कर देखो। अलादीन ने मारे खौफ के पत्थर को उठाया तो वो वाकई निहायत आसानी से सरक गया और उसके नीचे से एक तहखाने का दहाना नजर आया। जादूगर ने कहा कि अब तुम सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर जाओ। पहले तुम्हें 3 बरामदे मिलेंगे, उनमें से गुजर जाओ। उसके बाद एक बाग आएगा जिसमें एक शहनशीन बना हुआ है और उसके ताक में एक चिराग जल रहा है। उसको लेकर जेब में डाल लो, लेकिन जाते हुए आते हुए किसी चीज को हाथ नहीं लगाना होगा, बल्कि अपने कपड़ों को भी दीवारों से बचाना, वरना एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जब चिराग लेकर वापस आओ तो बाग में से कुछ फल चाहो तो ले सकते हो। अलादीन चचा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तहखाने में उतर गया और तीनों बरामदों से गुजरता हुआ जहाँ बेशुमार चांदी सोना पड़ा था, बाग में शहनशीन के पास पहुंचा और ताख में से चिराग उठाकर अपनी जेब में रख लिया और वापसी के इरादे से चला तो बाग में रंगारंग फल देखकर उसका जी ललचाया। अगरचे वो बहुत खौफजदा था, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी उसने बहुत से फल तोड़कर अपनी जेब में भर लिए और जब जेबों में गुंजाइश न रही तो उसने दामन में बांध लिए और तहखाने के दरवाजे पर आया। अफ्रीकी जादूगर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बेटा, तुमने मैदान मार लिया। अब तुम पैकन के सबसे अमीर और रईस बन जाओगे। चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। अलादीन ने कहा, चचा, चिराग तो बहुत नीचे जेब में दबा हुआ है, पहले तो मुझे निकाल लो, बाहर आकर चिराग तुम्हें दे दूंगा। जादूगर बोला कि नहीं, अपने फल निकाल कर पहले चिराग दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें निकालूंगा। अलादीन कहने लगा, भला मैंने इतनी मेहनत की है, आपका चिराग लाया और अपने लिए सिर्फ चंद फल लाया, तो वो भी फेंक दूं और चिराग निकाल कर आपको दे दूं? ये नहीं हो सकता। पहले आप मुझे बाहर निकालिए, फिर मैं चिराग आपको दे दूंगा। अफ्रीकी जादूगर अलादीन की फितरत से वाकिफ नहीं था कि ये जिद्दी लड़का जिस वक्त अपनी जिद पर अड़ जाता है तो फिर चाहे मार मार कर इसकी खाल उधेड़ दो, ये हरगिज़ नहीं मानता। चुनांचे ज्यों-ज्यों चिराग लेने पर इसरार करता रहा, अलादीन की जिद बढ़ती गई। आखिर उसने कह दिया कि चचा, अगर सारा दिन भी इसी तरह खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें चिराग नहीं दूंगा। अफ्रीकी जादूगर की तबीयत भी जुनूनी थी। गुस्से में उसने जादू का पत्थर तहखाने के मुंह पर सरका दिया और वहां से वापस चल दिया। जब चंद कदम चलकर उसको अपनी हिमाकत का एहसास हुआ तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन अब क्या कर सकता था? अव्वल तो पत्थर हटाना उसकी ताकत से बाहर था। इस नाकामी और मायूसी की वजह से अफ्रीकी जादूगर इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि पैकन में भी नहीं ठहरा और किसी दूसरी तरफ रवाना हो गया। गार का मुंह बंद होते ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया तो अलादीन घबराया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि चचा, चिराग तुम ले लो और मुझे यहाँ से निकाल लो। लेकिन
तहखाना बंद होने की वजह से आवाज बाहर नहीं आई थी, इसलिए अफ्रीकी जादूगर ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जब अलादीन को बाहर से कोई जवाब न मिला तो उसने अंदर बाग में जाने का इरादा किया, मगर वो रास्ता भी नजर न आता था। उस वक्त मायूसी की हालत में अलादीन दीवाना वार चारों तरफ हाथ पांव मारने लगा कि शायद किसी तरफ से पत्थर सरक जाए। इत्तेफाकन इसी कोशिश में जादूगर की दी हुई अंगूठी को किसी सख्त चीज से रगड़ लग गई। उस अंगूठी का मुवक्किल भी एक जिन था। वो फौरन हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं इस अंगूठी का ताबे हूँ, जो हुक्म दोगे तामील करूँगा। अलादीन उसको देखकर डर गया, लेकिन उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपने खौफ पर गालिब आ गया और जिन से बोला कि मुझे मेरे घर पहुंचा दे। आग झपकते ही अलादीन ने अपने आप को अपने घर के सामने पाया। खुद परेशानी से उसके हवास खराब हो रहे थे। गिरता पड़ता घर पहुंचा और खामोशी से लेट गया। कुछ देर के बाद जब उसकी तबीयत ठिकाने आई तो उसने माँ से खाना मांगा और रोटी खाकर सो गया। जब देर के बाद बेदार हुआ तो उसने सब वाकया माँ को सुनाया और चचा की बदसलूकी पर उसको बुरा भला कहता रहा। शाम को उसने जब खाने को पूछा तो माँ कहने लगी कि बेटा, इस वक्त घर में कुछ नहीं है, कहो तो कोई बर्तन वगैरह बेचकर रोटी ला दूं। अलादीन ने कहा कि तुम वो चिराग फरोख्त कर दो जो मैं तहखाने से लाया हूँ, वो चांदी का मालूम होता है। अलादीन की माँ चिराग फरोख्त करने चली तो उसको ख्याल आया कि इसको धोकर साफ कर लूं, इस तरह शायद कुछ ज्यादा कीमत मिल जाए। चूल्हे के पास राख लेने गई तो देखा कि जो फल अलादीन लाया था वो इस तरह रोशन है जैसे चिराग। उसने अलादीन को लाकर दिखाया तो अलादीन उनको पत्थर समझा था, लेकिन ये तो रोशनी देते हैं। अलादीन मुताज्जिब हुआ और कहा कि तुम इनको एहतियात से रख दो, सुबह को इनका हाल मालूम करूंगा। अलादीन की माँ ने राख लेकर जो ही चिराग को रगड़ा, एक अजीब व गरीब हैबतनाक बहुत बड़ा जिन सामने आ खड़ा हुआ और हाथ बांधकर कहने लगा कि मैं इस चिराग का मुवक्किल हूँ, जो हुक्म होगा तामील करूंगा। अलादीन की माँ तो उसको देखते ही बेहोश हो गई, लेकिन अलादीन चूंकि अंगूठी वाले जिन को देख चुका था इसलिए नहीं डरा और जिन से मुखातिब होकर कहने लगा कि मेरे लिए उम्दा किस्म का खाना लाओ। ये सुनकर जिन गायब हो गया और जरा सी देर में खाने से भरी हुई थालियां लाकर रख दी और फिर वापस चला गया। अलादीन ने फिर अंगूठी के जिन को तलब किया। वो आया तो उसने पूछा कि मेरा चचा कौन था। जिन ने कहा कि वो तुम्हारा चचा नहीं बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर है, वो तुमसे चिराग निकलवाना चाहता था। उस चिराग का मुवक्किल भी जिन है, वो बहुत ताकतवर है और हर काम कर सकता है। फिर अलादीन ने उन पत्थर के फलों की बाबत मालूम किया तो जिन ने कहा कि वो नायाब जवाहरात हैं और उनकी कीमत करोड़ों अशरफियों के बराबर है। इसके बाद अलादीन ने जिन को वापस कर दिया और माँ को होश में लाने की तदाबीर करने लगा। जब उसकी वालिदा होश में आई तो उसने कहा कि तू खौफ न कर, उसी जिन ने मुझे दहशतनाक आग से निकालकर यहाँ पहुँचाया और वही अब हमारे लिए खाना लेकर हाजिर हुआ है। अलादीन की माँ खाने और बर्तन देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि जिन्नों की दोस्ती हमें पसंद नहीं, इस चिराग को फेंक दो। अलादीन ने कहा, अम्मा जान, ये चिराग और अंगूठी हमें बहुत काम देंगे और मैंने अंगूठी के मुवक्किल से सारा वाकया सुना है। वो कहता है कि वो एक अजनबी शख्स है, तुम्हारा चचा नहीं बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर है और अफ्रीका से चीन सिर्फ इस चिराग को हासिल करने के लिए आया था, जो खुशकिस्मती से मुझे मिल गया। अगले दिन अलादीन ने उन बर्तनों में से जिनमें जिन खाना लाया था एक तश्तरी को, जो कि चांदी की थी, बाजार में फरोख्त किया। वो यहूदी दुकानदार बड़ा मक्कार और अय्यार था। वो उस तश्तरी की कीमत से बखूबी वाकिफ था। अलादीन को उसकी कद्र और कीमत मालूम न थी, इसलिए वो एक अशरफी लेकर चला गया और इसी तरह तमाम बर्तन दफतन फौख्तन बेच डाले। आखिरी मर्तबा वो सबसे बड़ा थाल लेकर उस यहूदी की दुकान पर पहुंचा
और 10 अशरफी में दे दिया। जब अच्छा खाने और ओढ़ने पहनने को मिलने लगा तो उसकी कुदरती जहानत भी चमक उठी। बाजार में हर चीज का नर्क दरियाफ्त करता, भली बुरी हर चीज की तमीज होने लगी थी। वो जौहरी बाजार में जाता और जवाहरात की चमक दमक देखता, कीमतें सुनता। अब उसे मालूम होने लगा था वो बड़े बड़े याकूत और अलमास जो मेरे पास पड़े हैं वो कितने नायाब और कीमती चीजें हैं। इसके साथ ही उसने ये भी सोच लिया था कि आइंदा अगर खाने के बर्तन फरोख्त करने की जरूरत पेश आई तो किसी दुकानदार को भी दिखाऊंगा। जब सब अशरफियाँ खत्म हो गईं तो एक रोज तन्हाई में अलादीन ने फिर चिराग रगड़ा। जिन फिल फौर हाजिर हो गया। अलादीन ने उससे कहा कि मेरे वास्ते खाना लाओ। जिन चला गया और बदस्तूर कई थाल खाने के लिए आया। अलादीन ने खाना खाया। दूसरे रोज एक बड़ी तश्तरी लेकर बाजार रवाना हो गया तो यहूदी के यहाँ जाने से पहले एक सुनार को दिखाई। वो सुनार बहुत नेक और ईमानदार था। उसने जांच पड़ताल की और 72 अशरफियाँ अलादीन के सामने रख दी और कहा मेरे अंदाजे के मुआफिक इसकी ये सही कीमत थी। मैंने इससे पहले भी आपको इसी किस्म के बर्तन बदमाश यहूदी के यहाँ ले जाते हुए देखा है, लेकिन मैं आपको बताए देता हूँ कि वो मक्कार और धोखेबाज है, किसी वक्त नुकसान पहुँचा देगा। अलादीन 72 अशरफियाँ देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि कमबख्त यहूदी ने एक एक अशरफी में यही बर्तन खरीद कर मुझे लूट लिया। आइंदा सब बर्तन इसी सुनार को दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने सब तश्तरियाँ उसी सुनार को फरोख्त की और अमीराना ठाट बाट से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। इधर उसकी तबई जहानत भी बेदार हो गई थी, इसलिए सोचा कि इस तरह बर्तन मंगाना और फरोख्त करना गलत है। नगद रुपया हासिल करना चाहिए और बर्तन इस्तेमाल करने के लिए रखने चाहिए। अब अलादीन अच्छे से अच्छा खाता और पीता था। दूसरा उम्दा किस्म का मकान रिहाइश के लिए लिया और ऐश और आराम के साथ रहने लगा। एक रोज बाजार गया तो देखा कि बादशाह की तरफ से मुनादी हो रही है कि शहजादी बद्र कल हमाम के लिए जाएंगी, इसलिए कल बाजार बंद रहेंगे और किसी शख्स को घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। ये मुनादी सुनकर तो अलादीन का नौजवान दिल बेताब हो गया कि शहजादी को किसी तरकीब से ज़रूर देखना चाहिए। उसने तलाश करके एक बाला खाना हम्माम के करीब किराए पर लिया और वक्त से पहले वहां जाकर छुप कर बैठ गया कि जब शहजादी की सवारी यहाँ से गुजरेगी तो उसको एक नज़र देख लूँगा। दूसरे रोज़ शहजादी की सवारी बड़े शान और एहतमाम से आई और उसी बाला खाने के नीचे से गुजरी। यूं ही उस पर अलादीन की नज़र पड़ी, तीरे इश्क दिल से पार हो गया। शहजादी का हुस्न बेमिसाल उसकी निगाहों में घूम गया और उसने इरादा कर लिया कि इस शहजादी से शादी करूंगा। जब शहजादी की सवारी वापस चली गई तो अलादीन घर आया और माँ से कहने लगा कि आज इत्तेफाकन मैंने शहजादी बद्र को जाते हुए देख लिया। उसी वक्त से मेरा दिल काबू में नहीं है। माँ, अगर तुम मेरी ज़िंदगी चाहती हो तो किसी तरह मेरी शादी उससे करा दो, वरना मेरा जीना मुश्किल है। माँ ने हैरान होकर उसकी सूरत देखी और समझी कि शायद ये पागल हो गया है। फिर समझाते हुए कहने लगी कि बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहाँ शाहे चीन की लड़की और कहाँ तू, एक मामूली दर्जी का लड़का। आखिर ऐसा ख्याल तेरे दिल में क्यों आया है? अलादीन ने कहा कि ये तो सही है कि मेरे और उसके दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन मैं दिल को क्या करूं? ये तो किसी तरह नहीं मानता। जब से शहजादी को देखा है मेरी तबीयत बहुत मुस्तरिब है। माँ बोली कि चंद रोज़ इत्मीनान रख, जब तबीयत का शौक सर्द पड़ जाएगा तो मैं कहीं अच्छी जगह तेरी शादी कर दूंगी। बद्र के इश्क से बाजा, वो तेरी दस्तरस से बहुत बुलंद है। उसके रहने के लिए महल चाहिए, खिदमत को बेशुमार कनीज़ें और गुलाम, पहनने को कीमती लिबास और जेवरात। तो ये सब चीज़ें कहाँ से फराहम करेगा? अलादीन ने कहा, ये चीज़ें तो मैं एक साथ में इकट्ठी कर दूंगा। अगर बादशाह चीन चाहेगा तो जितना उसका कुल खजाना है उससे 2 गुना ज़रो जवाहर दे दूंगा। वही जवाहरात जो तहखाने से लाया हूँ
उनमें से एक एक की कीमत शाह चीन की ममलकत से ज़्यादा है। जिस वक्त वो उनको देखेगा अक्ल हैरान रह जाएगी। फिर मेरे पास चिराग और अंगूठी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उससे लातादाद हीरे याकूत मंगा सकता हूँ। तुम मेरा पैगाम शादी लेकर जाओ। अगर बादशाह मान गया तो बेहतर है, वरना मैं ज़बरदस्ती शहजादी को उठा लूँगा। अब अलादीन सिर्फ मुस्तफ़ा दर्जी का बेटा नहीं, मुवक्किलात का मालिक है जो अपने ताबे जिन्नों से काम ले सकता है। अलादीन की ये गुफ्तगू सुनकर उसकी माँ ने सोचा कि ये सच कहता है। इस वक्त ये ऐसी ताकत का मालिक है कि बादशाह भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे वो शादी का पैगाम लेकर जाने को तैयार हो गई। दूसरे रोज अलादीन ने एक सोने चांदी की गंगा जमनी थाली में जवाहरात सजाकर माँ को दिए और कहा कि ये बादशाह के सामने पेश करना और फिर रिश्ता मांगना। अलादीन की माँ दरबार पहुंची और एक तरफ खड़ी हो गई, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि बादशाह से अपना मुद्दा बयान करे। जब दरबार खत्म हो गया और बादशाह महल में चला गया तो बेमुराद वापस आ गई और अलादीन से कह दिया कि आज मेरी हिम्मत नहीं हुई। दूसरे रोज फिर गई और खड़ी रहकर लौट आई। अलादीन ने माँ को समझाया कि तू डर नहीं, बादशाह से अपना मकसद बयान करो। तीसरे रोज फिर गई, लेकिन आज भी बादशाह ने कुछ न पूछा और ना वो कुछ बोली। चौथे रोज फिर गई। उस रोज बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि एक बुढ़िया 3 रोज से बराबर दरबार में आ रही है, लेकिन कुछ कहती नहीं। मालूम करो कि वो क्यों आती है और क्या कहना चाहती है। जिस वक्त अलादीन की वालिदा गई तो वजीर ने उसको देखा और करीब आकर कहा कि दरबार बर्खास्त होने के बाद ठहर जाना, बादशाह तुमसे कुछ दरियाफ्त करना चाहते हैं। जब दरबार बर्खास्त हो गया तो वजीर ने बुढ़िया को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने पूछा कि तुम रोज आती हो और बगैर कुछ कहे सुने वापस चली जाती हो, तुम्हारा क्या मकसद है, बयान करो। अलादीन की वालिदा ने दस्त बस्ता अर्ज किया कि जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा मैं अमान देता हूं। वो बोली आप तन्हाई में मेरी अर्ज सुनिए। बादशाह ने वजीर के सिवा सबको हटा दिया। उस वक्त अलादीन की माँ ने जवाहरात की थाली पेश करके अर्ज किया कि मेरा बेटा हजूर की फर्जंदी में आना चाहता है, आप उसका रिश्ता मंजूर कर लें। बादशाह ये सुनकर चुप हो गया। फिर वजीर से अलग गुफ्तगू की कि ये कौन है, ऐसे नादिर और नायाब जवाहरात कहाँ से लाई है, जिनमें से एक एक की कीमत मेरी सारी सल्तनत से ज़्यादा है। वजीर ने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, बहरहाल ये जवाहरात रख लीजिए और इसको बहाने से टाल दीजिए। आइंदा जैसा मौका होगा करेंगे, ये भी मालूम हो जाएगा कि ये कौन है और किस हैसियत की है। बादशाह ने अलादीन की वालिदा से कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ, मगर अभी 3-4 माह इंतज़ार करो, फिर शादी का इंतज़ाम मुमकिन होगा। अलादीन की माँ बादशाह सलामत को सलाम करके खुश खुश घर लौट आई। अलादीन रिश्ते की मंजूरी की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। माँ 2 माह की मुद्दत बड़ी मुश्किल से गुजरी और अभी 1 महीना भी बाकी था कि एक रोज़ अलादीन की माँ बाजार में गई तो देखा कि बाजार और शाही महल सज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा तो लोग कहने लगे कि ताज्जुब है, तुझे मालूम नहीं शहजादी की शादी वजीर आजम के लड़के से हो रही है, आज बारात जाएगी। अलादीन की माँ ये सुनकर उल्टे पांव घर वापस आई और बेटे को आगाह किया कि बादशाह अपने करार से फिर गया है और अब शहजादी की शादी वजीर आजम के लड़के से हो रही है। अलादीन ये सुनकर बहुत रंजीदा हुआ और कहने लगा कि बादशाह होकर उसने कौल व इकरार की वक़्त नहीं समझी और मेरे जवाहरात भी रख लिए, लेकिन ये शादी कामयाब नहीं हो सकती और मैं जानता हूँ ये सब शरारत वजीर की है। फिर उसने माँ को दूसरे कमरे में भेजकर उस चिराग को रगड़कर जिन को तलब किया। जिन सामने आ खड़ा हुआ। अलादीन ने कहा कि आज बादशाह की लड़की की शादी वजीर के लड़के से हो रही है। जिस वक्त वजीरजादा
शहजादी की खिलवत खाने में जाए, काबिल इसके कि वो उसको छू भी सके, मेरे पास हाजिर करो। जिन ने कहा, बेहतर है, तामील हुक्म होगी। इसके बाद वो गायब हो गया। शाम को वजीर आजम बड़े एहतमाम से बारात लेकर पहुंचा। बड़ी धूमधाम से निकाह हुआ, पुरतकल्लुफ दावत दी गई। तमाम वजीर और अमीर शहर उसमें शरीक हुए। वजीर ज़्यादा खुश था कि ऐसी खूबसूरत दुल्हन मिली, और चूंकि वो वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए उसको यकीन था कि अब बादशाहत भी मेरी है। रात को हुजले उरूसी आरास्ता हुआ और शहजादी बद्र उसमें पहुंची। कुछ रस्म की अदायगी के बाद वजीर ज़्यादा खुश जज्बात में मखमूर दुल्हन के पास आया। अभी बैठने भी न पाया था कि चिराग का मौकिल सामने आ खड़ा हुआ। उसको देखकर वजीर ज़्यादा शिद्दत खौफ से बेहोश हो गया। शहजादी को भी गश आ गया। जिन ने उन दोनों को उठा लिया और अलादीन के घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहा कि इस वजीर ज़ादे को किसी बदबूदार कमरे में सुबह तक बंद रखो, और जिस वक्त मैं तुम्हें बुलाऊं इसको भी लेते आओ। जिन उसको लेकर गायब हो गया। शहजादी को जब होश आया तो अलादीन ने उसको तसल्ली दी कि तुम बिल्कुल खौफ न करो। बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई दूसरा आदमी तुम्हें हाथ लगाए। हरगिज तुम्हें हाथ न लगाऊंगा जब तक तुम मुझ पर हलाल ना हो जाओ। बाकी रहा तुम्हारा शौहर, तो वो तुम तक कभी नहीं पहुंच सकता। जिस वक्त तुम में से कोई एक दूसरे के पास जाने का इरादा करेगा, वही जिन आ पकड़ेगा। कुछ इसके अलावा और भी मामलात हैं, लेकिन वो 1 महीने से पहले जाहिर नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन ने शहजादी के और अपने दरमियान नंगी तलवार रख ली और सो गया। सुबह सवेरे उठकर उसने जिन को बुलाया। जिन वजीर ज़ादे को लेकर हाजिर हुआ, जिसका रंग खौफ के मारे जर्द हो रहा था और तमाम लिबास गंदगी में खराब हो गया था। अलादीन ने जिन से कहा कि इन दोनों को जहाँ से लाए थे वहीं पहुँचा दो। जिन ने दोनों को उठाया और हुजला उरूसी में लाकर छोड़ दिया। वजीर ज़ादा तो उसी वक्त उठकर भागा ताकि लिबास तब्दील कर सके। शहजादी परेशान खौफजदा बैठी थी कि बादशाह आया और बेटी को इस हाल में देखकर पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी दहशतज़दा क्यों हो रही हो। बद्र ने सर झुका लिया और कोई जवाब न दिया। मलिका ने बादशाह को अलग ले जाकर कुछ समझाया कि तुम ना पूछो, नई दुल्हन है, शर्मा रही है, मैं अपने तौर पर मालूम कर लूँगी कि उसकी परेशानी की क्या वजह है। इसके बाद माँ ने आकर बेटी को प्यार किया और गले लगाकर हाल पूछा। शहजादी ने सारा माजरा सुना दिया। माँ बहुत हैरान हुई, लेकिन ये ख्याल किया कि शायद उसने कोई डरावना ख्वाब देखा है। वहम न करो, कल तक ठीक हो जाओगी। शहजादी ने कहा, ख्वाब कैसा? आप वजीरजादे से दरियाफ्त कर लीजिए, मालूम हो जाएगा। मलिका ने उसको बुलाया और पूछा कि रात क्या कोई गैर मामूली वाकया हुआ। वजीरजादे ने सोचा कि अगर असली हाल कहता हूँ तो बदनामी होगी, इसलिए बात बनाकर बोला, कुछ नहीं, रात बड़े आराम और सुकून से सोए, शायद इन्हीं को कोई डरावना ख्वाब नजर आया है। शहजादी खामोश हो गई और दिल में कहा कि आज रात को इन्हें ख्वाब और हकीकत का पता अच्छी तरह चल जाएगा, क्योंकि इस वक्त फजूल बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। रात को वजीरजादा हुजला और उसी में आया, लेकिन लर्जा और तरसा। अभी वो पलंग के करीब पहुंचने भी न पाया था कि वही जिन नमूदार हुआ और दोनों को उठाकर अलादीन के पास ले आया, और अलादीन ने वजीरजादे को फिर पखाने में कैद करा दिया, जहां भूख की शिद्दत से दिमाग फटा जाता था, लेकिन मजबूर था। जिन ने कह दिया था कि अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो बुरी तरह पेश आऊंगा। शहजादी से अलादीन अपने इश्क और मोहब्बत की बातें करता रहा, लेकिन उसके बाद उसी तरह तलवार दरमियान में रखकर सो गया। सुबह को जिन हाजिर हुआ और दोनों को उठाकर हुजला और उसी में छोड़ गया। अगले रोज बादशाह ने फिर शहजादी को परेशान देखा तो मलिका को सख्ती से ताकीद की कि आखिर क्या बात है, और बद्र
क्यों इस कदर खौफजदा और परेशान है? मलिका ने कुल वाकया सुनाया। फिर बादशाह ने शहजादी से दोनों रातों की रुदात सुनी तो हैरान हो गया। बाहर जाकर उसने वजीर आजम और उसके लड़के को बुलाकर पूछा कि क्या मामला है। वजीरजादे ने हाथ बांधकर सब वाकया सुना दिया और कहा, हजूर, 2 रात मुझे गंदी जगह में बंद हुए गुजरे हैं, पर जिनका खौफ अलग, मेरी रूह तक कांप रही है। आप मुझे आज़ाद फरमा दीजिए। शहजादी के साथ मेरी किसी तरह गुजर नहीं हो सकती। वजीर आजम भी बेटे की मुसीबत सुनकर बहुत परेशान हुआ। आखिरकार गौर खौस के बाद फस्ख निकाह का ऐलान कर दिया गया। सारा शहर हैरान रह गया कि 2 दिन हुए इस कदर धूमधाम से शादी हुई थी और आज जुदाई भी हो गई। सिर्फ अलादीन इस राज को जानता था कि क्या मामला है। उस रोज उसने जिन को बुलाकर ताकीद कर दी कि तुम निगरानी जरूर करना कि कहीं मुझे धोखा देने के लिए ऐलान न किया गया हो। चंद रोज में जब अलादीन को इत्मीनान हो गया कि अब शहजादी की इस्मत महफूज है, तो उसने जिन से काम लेना बंद कर दिया। इस अरसे में शहजादी और वजीरजादा भी अपने घर में इत्मीनान से रहे और कोई ऐसा वैसा वाकया पेश न आया। यूं ही बातों बातों में 1 महीना गुजर गया तो अलादीन ने अपनी माँ से कहा कि तुम बादशाह के सामने जाओ और उसको याद दिलाओ कि अपना अहद पूरा करने का वक्त आ गया है, अब आप शादी कर दीजिए। अलादीन की माँ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त इत्तेफाक से वजीर भी मौजूद था। बादशाह ने उसको पहचान लिया। चुनांचे अलादीन की माँ को एक तरफ बैठाकर खुद वजीर से मशवरा करने लगा। वजीर ने कहा कि आप इसको कह दें कि शादी तो कर दी जाएगी, लेकिन शहजादी के महर में 40 हसीन गुलाम जिनके सरों पर सोने की थालियां हों और उन थालियों में जवाहरात लाकर पेश करने पड़ेंगे। ना ये औरत उस शर्त को पूरा कर सकेगी और ना आप एक गुमनाम शख्स से शहजादी की शादी करने पर मजबूर होंगे। ये तजवीज़ बादशाह को बहुत पसंद आई। चुनांचे उसने अलादीन की माँ से कहा कि मुझे अपना वादा याद है और उसका पाबंद भी हूँ, लेकिन तुम गौर करो कि एक शहजादी की शादी किसी गुमनाम हैसियत के शख्स से तो नहीं की जा सकती। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो बतौर हक़ महर 40 हसीन और जमील ऐसे गुलाम लाओ जिनके सरों पर सोने की थालियां हों और उन थालियों में जवाहरात भरे हों। गुलामों का लिबास ऐसा हो कि शहर में मशहूर हो जाए कि किसी वाली मुल्क के यहाँ से शहजादी की रस्म शादी आई है। अलादीन की माँ वापस आई और बेटे से कहने लगी कि मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि गरीबों और बादशाहों का क्या जोड़, लेकिन तू न माना। अब बादशाह ने ऐसी शर्त लगाई है कि हमारी तो 1000 पुश्तों से भी पूरी नहीं होगी। अलादीन ने कहा, बताओ तो सही क्या शर्त है। माँ ने वो सब गुफ्तगू सुनाई जो बादशाह से हुई थी। सारी बात सुनकर अलादीन मुस्कुराया और कहने लगा, तुम जरा नहा धोकर कपड़े बदल लो, मैं इतनी देर में कुछ काम कर लूँ। चुनांचे अलादीन की माँ नहाने चली गई। अलादीन ने चिराग रगड़ा। उसी वक्त जिन हाजिर हो गया। उसने जिन को बताया कि मुझे ऐसे 40 गुलामों की मैं सामान ज़रूरत है। जिन गायब हो गया और थोड़ी देर में मैं 40 हसीन और ज़र्क बर्क पोशाक में मबलूज गुलामों के साथ हाजिर हो गया। अलादीन ने जिन को रुखसत कर दिया और जब माँ कपड़े तब्दील करके आई तो उन गुलामों को देखकर हैरान रह गई। अलादीन ने कहा कि तुम अभी लेकर बादशाह के पास जाओ और अर्ज करो कि आपकी ये शर्त भी पूरी हो गई, अब तो आपको कोई उज़्र नहीं है। अलादीन की माँ गुलामों को इस तरह लेकर चली कि तमाम अहले शहर इस अजीब जुलूस को देख रहे थे। गुलामों का लिबास इस कदर शानदार था कि लोग हैरान थे कि आज किस अमीर और वाली सल्तनत के यहाँ से शादी का सामान आया है। इस कदर नायाब चीज़ें देखना तो कुजा सुनी भी नहीं थी। जिस वक्त अलादीन की माँ गुलामों के साथ कसर शाही में पहुंची, बादशाह को इत्तला हुई कि एक बुढ़िया बहुत हसीन मुज़य्यन गुलामों को सर पर सोने के थाल लेकर हाजिर हुई है। तो बादशाह और मलिका ने भी झांक कर देखा और अंगुश्ते बदंदान रह गए। बादशाह बाहर निकलकर दरबार में आया और अलादीन की माँ को अंदर बुलाया, जिसने हाथ बांधकर अर्ज किया कि हस्बुल हुक्म
शहजादी का हक़ महर हाजिर है और ईफ़ाए अहद की उम्मीदवार हूँ। बादशाह ने उसको इज्जत और एहतराम से बिठाया और उसी वक्त वज़ीर आज़म को तलब किया। बदनसीब वज़ीर ने आकर जब ये ठाठ देखा तो जल गया। बादशाह ने कहा कि अलादीन ने मेरी इस कदर मुश्किल शर्त भी हाथों हाथ पूरी कर दी और तमाम शहर में शोहरत भी हो गई कि निहायत शानदार पैमाने पर शहजादी बद्र का रिश्ता आया है। अब मैं समझता हूँ कि मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि क़ताए नज़र तमाम शर्त के जो शख्स ऐसे लाजवाब तोहफ़े पेश कर सकता है जो मेरी सल्तनत से भी ज़्यादा कीमती है, वो शहजादी के लिए भी यकीनन हर तरह मौजू है। अगर लोग उसको नहीं जानते तो कोई हर्ज नहीं। इस अमारत और सरवत को देखकर चंद ही रोज़ में सब वाकिफ हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये शख्स किसी बहुत बड़ी ममलकत का मालिक है और यहाँ खुफिया तौर पर आया हुआ है। वज़ीर ने अपनी ज़िल्लत के पेश नज़र बहुत कोशिश की कि बादशाह को इनकार करने पर तैयार करे, लेकिन वो ना माना और अलादीन की माँ से कह दिया कि अब मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपने लड़के को भेज दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अलादीन की वालिदा खुशी खुशी घर आई और बेटे को बताया कि बादशाह ने मंजूर कर लिया है और तुम्हें मिलने के लिए बुलाता है। अलादीन खुशी और मसर्रत से उछल पड़ा और माँ से कहने लगा कि तुम नीचे मकान में बैठो, मैं ज़रा बादशाह के यहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। माँ नीचे चली गई तो अलादीन ने चिराग को रगड़कर जिन को बुलाया और उससे कहा कि मुझे किसी बेहतरीन हमाम में ले चलो, मैं गुस्ल करना चाहता हूँ। जिन ने पलक झपकने में उसको निहायत नफीस गरम तुर्की हमाम में पहुँचा दिया और जब नहाने धोने से फारिग हो गया तब पैकन वापस ले आया। इसके बाद जिन से अलादीन ने कहा कि मेरे लिए आला किस्म का लिबास लाओ, एक घोड़ा मैं साज ऐसा हाजिर करो जिसकी नज़ीर दुनिया में कम हो, 40 निहायत हसीन गुलाम लाओ जो पहले गुलामों से भी उम्दा लिबास में हो और उनके हाथों में अशरफियों की थालियां हों जिनको राह में लुटाते चलें, लेकिन उनमें किसी वक्त कमी ना आए। जिन चला गया और ज़रा सी देर में कुल सामान लाकर हाजिर कर दिया, जिसे देखकर खुद अलादीन भी महवे हैरत हो गया। जिनको रुखसत करके अलादीन ने शाहाना लिबास पहना। परीज़ाद घोड़े पर जुलूस में 40 गुलाम, जिनके लिबास अक्सर बादशाहों से ज़्यादा कीमती थे, अशरफियों की थालियां लेकर साथ हुए। गुलामों ने मुट्ठियां भर भर कर अशरफियां अलादीन के सर पर से निसार करनी शुरू कर दी। चारों तरफ लोग खड़े हुए हैरत से देख रहे थे कि इस शान और शौकत का बादशाह देखना तो दरकिनार, सुना भी नहीं था। अवाम उसकी दरिया दिली देखकर अश अश करने लगी। गुरबा अशरफियां लूट रहे थे और अलादीन को दुआएं दे रहे थे। जिस वक्त अलादीन शाही महल में पहुंचा तो हजारों आदमी उसकी सवारी देखने अशरफियां लूटने को जमा हो गए। इस अरसे में कुछ लोगों ने बादशाह से भी जाकर कहा कि बुढ़िया का लड़का अजीब शान शौकत से आ रहा है। बादशाह ने उमरा वज़रा को हुक्म दिया कि इस्तकबाल करके अंदर लाएं। चुनांचे सब लोग आगे बढ़े और बड़े एहतिमाम और इज्जत के साथ अलादीन को बादशाह के पास अंदर ले गए। बादशाह ने उठकर अलादीन को खुशामदीद कहा और अपने बराबर तख्त पर बैठाया। फिर बादशाह ने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने हस्बे वादा आज ही तुम्हारे निकाह का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शहजादी के साथ यहीं पैकन में रहो। अलादीन ने कहा कि मुझे आपका हुक्म बसरो चश्म मंजूर है। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी की शादी का ऐलान कर दिया जाए और तमाम ममलकत में जश्न मसरत मनाया जाए। चुनांचे उसी वक्त हुक्म की तामील कर दी गई। हर तरफ महफिल रक्स और सुरूर के इंतज़ाम शुरू हो गए। तमाम महल में चरागा किया गया। रात को जब दस्तरखान बिछा तो सब उमरा वज़रा हस्ब मरातिब हाजिर थे। अलादीन सब लोगों से बड़े हुस्न अखलाक से मिला और अपना गिरविदा बना लिया। पहर रात गए, रस्म निकाह अदा हुई। उसके बाद अलादीन ने अवाम को शर्फियाँ लुटाईं। दरबारी उमरा और शहर के रईसों को हस्ब हैसियत जवाहरात के तोहफे पेश किए और लोग उसकी ये दौलत और सरवत देखकर हैरान थे।
کہ اس قدر لاتعداد دولت اس کو کہاں سے مل گئی۔ غرض اسی رات میں کیا امیر یا کیا غریب سب الادین کے پرستار بن گئے۔ نکاح کے بعد الادین نے بادشاہ سے رخصت طلب کی اور عرض کیا کہ کل صبح میں شہزادی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ان کی بلند مرتبت شخصیت کے مطابق کچھ انتظامات کرنے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری مرضی، اب بدر تمہاری کنیز ہے، جیسا جی چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو۔ الادین بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر آیا۔ محلات شاہی کے سامنے ایک بڑا قطع اراضی پڑا تھا۔ الادین نے اس کو اپنے محل کے لیے منتخب کیا، پھر چراغ رگڑ کر جن کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ صبح ہونے سے پہلے ایک نہایت عالیشان محل تیار کیا جائے، جس کی بناوٹ ایسی ہو کہ اگر بادشاہ اپنی سلطنت کے کل جواہرات بھی خرچ کر ڈالے تو مقابلہ نہ کر سکے۔ کل سامان آرائش، فرش و فروش، قالین، مسندیں، باغات، جھاڑ فانوس، استبل، گھوڑے، غلام، کنیزیں، ہر قسم کے بہترین سامان، لباس، برتن وغیرہ، غرض کوئی چیز جو ضرورت میں شامل ہے باقی نہ رہے، اور ایک قالین عمدہ قسم کا اتنا بڑا حاضر کیا جائے جو محل سے لے کر شاہی محل تک بچ سکے۔ محل میں ایک بارادری ایسی خوبصورت ہو کہ بادشاہ دیکھے تو تصویر حیرت بن جائے۔ بادشاہ کے کل غلاموں، کنیزوں، امراء کے لیے حسب مراتب جوڑے بھی تھیلیوں میں سجے ہوئے لا کر رکھ دیے جائیں۔ ہر قسم کا زر و جواہر کمروں میں رکھ دیا جائے۔ بالائی منزل میں تمام کمرے مرصع و جواہر کار ہوں، صرف ایک کمرہ خالی چھوڑ دیا جائے، اس پر کسی قسم کی صنعت کاری نہ ہو۔ جن نے کہا، صبح سے پہلے تعمیل ارشاد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور الادین بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی سفیدہ سحر نمودار ہی ہوا تھا کہ جن نے آ کر الادین کو اطلاع دی کہ محل تیار ہے۔ الادین نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے خیال سے زیادہ حسین عمارت کھڑی تھی۔ اس کی صنعت کاری دیکھ کر وہ مبہوت ہو گیا اور اسی وقت جا کر سارے محل کا معائنہ کیا۔ ہر چیز قرینے سے سجی ہوئی تھی۔ غلام و کنیزیں زرق برق لباس میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے، باغ میں پانی کی چھوٹی چھوٹی حسین نہریں بہہ رہی تھیں۔ وسط میں ایک مرصع میں بھرا ہوا حوض تھا، جس کے وسط میں ایک نادر روزگار فوارہ چل رہا تھا۔ اس محل سے لے کر بادشاہ کے محل تک رومی قالین بچھا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر الادین بہت خوش ہوا۔ وہ اس کے بعد جن کو رخصت کر کے اپنے مکان پر واپس آیا اور ماں سے کہا کہ تم بادشاہ کے یہاں جاؤ اور شہزادی کو رخصت کرا لاؤ۔ نیز بادشاہ سے عرض کرو کہ آپ بھی میرے مکان پر تشریف آوری فرمائیں اور اپنے ساتھ دلہن کا جوڑا اور تمام شاہی غلاموں، کنیزوں اور امراء اور وزراء کے جوڑے بھی لے جاؤ۔ الادین کی ماں غلاموں اور کنیزوں کے سروں پر جوڑے لے کر روانہ ہوئی اور بادشاہ بیدار ہوا تو اپنے محل کے سامنے نیا محل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محل بھی ایسا مزین اور مرصع کہ آج تک اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا۔ وزیر اور دیگر لوگوں سے پوچھا کہ رات ہی رات میں یہ عالیشان محل کہاں سے آیا؟ وزیر نے عرض کیا کہ میرے خیال میں الادین نے تیار کیا ہے اور یہ سب جادو کا اثر ہے۔ آج تک جو بھی کام اس کی طرف سے ہوئے ہیں عقل سے پرے ہیں اور کسی انسان کی مجال نہیں کہ ایسے ایسے نوادرات آنن فارن فراہم کر دے۔ بادشاہ دل میں خوفزدہ ہوا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا، حتیٰ کہ الادین کی ماں سامان عروسی لے کر پہنچ گئی۔ شہزادی کا لباس اور دوسروں کے جوڑے دیکھ کر سب اش اش کر اٹھے۔ اسی وقت دلہن کو آراستہ کیا گیا اور نغمہ سروں کی دلکش تانوں کے درمیان دلہن اپنے سسرال کو روانہ ہوئی۔ دونوں محل چونکہ آمنے سامنے تھے، پھر بھی شہزادی رخصت کے وقت ماں سے گلے مل کر بہت روئی۔ ماں نے تشفی دی کہ بیٹی تم کہیں دور نہیں جا رہی ہو، ہم ہر روز تم کو ملنے آتے رہیں گے۔ پھر دیکھو تمہارے شوہر نے کیا کیا بے نظیر سامان عیش تمہارے لیے فراہم کیا ہے کہ اگر ولایت کا بادشاہ بھی کوشش کرتا تو ممکن نہیں ہوتا۔ غرض دلہن الادین کے محل میں آئی۔ الادین نے دروازے پر استقبال کیا اور بڑی محبت و عزت سے لا کر بٹھایا۔
جب شہزادی نے بے نقاب ہو کر دیکھا تو اسے پہچان کر محو حیرت ہو گئی کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے 2 رات مجھے ایک جن کی معرفت اٹھا لیا تھا، اور دل میں سمجھ گئی کہ یہ سب شان و شوکت اسی جن کی بدولت اس کو حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال اس نے دل میں فخر محسوس کیا کہ میرا شوہر جنوں تک پر حاکم ہے۔ آج جب بدر نے بہترین لباس میں ملبوس الادین کو دیکھا تو خود بھی اس پر مائل ہو گئی۔ پہلی جن 2 راتوں میں وہ اس کے پاس آئی تھی، شہزادی کے دل میں تو اسی وقت سے الادین کے لیے جنگا ہو گئی تھی، لیکن اب وہ اس کا باقاعدہ شوہر ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ تھوڑی دیر میں الادین نے دسترخوان چننے کا حکم دیا، جس کی فوراً تعمیل ہوئی۔ بدر اور الادین نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد سب آرام کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ الادین اور شہزادی بھی حجرہ عروسی میں آئے اور دیر تک پیار و محبت کی باتیں کرتے رہے۔ الادین خوبصورت، نرم و نازک اور حسین شہزادی کو اپنے پہلو میں دیکھ کر اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا۔ آج اس کی امیدوں کی قسمت کھلنے والی تھی اور دونوں کے درمیان زندگی کے عہد و پیمان ہوئے۔ صبح سویرے دونوں اٹھے تو ایک دوسرے سے مسرور تھے۔ غسل وغیرہ سے فراغت کی اور لباس تبدیل کر کے باہر آئے۔ ہر طرف کنیزوں نے مبارکباد کا ترانہ گایا اور انعام و اکرام حاصل کیا۔ اس کے بعد الادین بادشاہ کو سلام کرنے گیا۔ بادشاہ نے اپنے برابر تخت پر جگہ دی اور بڑی محبت سے گلے لگا کر خیر و عافیت پوچھی۔ الادین نے دست بستہ عرض کیا کہ آج آپ اور تمام امراء وزراء اور اہل شہر میرے غریب خانے پر کھانا تناول فرما کر میری عزت افزائی فرمائیں۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول فرمائی اور اسی وقت تمام شہر پیکن میں اعلان کر دیا کہ تمام امیر و غریب، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت کی دعوت شہزادے الادین کے یہاں ہے۔ سب لوگ محل میں آ کر کھانا کھائیں۔ بادشاہ خود میدان حکومت الادین کے محل کی سمت میں روانہ ہوا۔ تمام راستے میں قالین بچھا ہوا تھا۔ جب اس پر قدم رکھتے تھے تو ٹخنوں تک قالین کے ریشمی روئیں میں دھس جاتے تھے۔ جس وقت بادشاہ الادین کے محل میں پہنچا تو تمام خدام استقبال کے لیے دروازے پر موجود تھے۔ کنیزوں کے حسن تاب کا یہ عالم تھا کہ بہت سے امراء ان کے حسن کی تعریف میں بے چین ہو گئے۔ الادین نے بادشاہ کو تمام اندرونی مناظر دکھائے۔ حاضرین حیرت و استعجاب سے مثل تصویر خاموش و مبہوت تھے۔ زر و جواہر کی یہ افراد تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ 12 دری کے سجاوٹ کا یہ عالم تھا کہ نظر نہیں ٹھہرتی۔ عقل حیران تھی۔ سامنے وہ باغ تھا جس پر جنت شداد کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ہر طرف سبزۂ مخملی، خوشنما اور رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے۔ جگہ جگہ قمر محبوب کی طرح پل کھاتی ہوئی نہریں، چشم معشوق کی طرح مصفہ منزہ حوض، وسط میں فوارہ۔ اس طرح چل رہا تھا گویا باغ صناعی و زیبائی پر گوہر نایاب لٹا رہا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ حضور، یہ انسانی کام نہیں ہے، مجھے تو جادو کا کارخانہ معلوم ہوتا ہے۔ خدا انجام بخیر کرے۔ بادشاہ شہزادی سے سب حال دریافت کر چکا تھا کہ الادین کے قبضے میں جن ہے۔ وہ ایک باکمال شخص ہے، اس لیے اس نے وزیر کو جھڑک دیا کہ تم فضول بکواس کرتے ہو۔ سارا محل دیکھنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ کل عمارت مکمل مرصع ہے، لیکن یہ ایک کمرہ سادہ کیوں ہے؟ الادین نے عرض کیا کہ یہ دانستہ چھوڑا گیا ہے تاکہ اسے آپ مکمل کروا دیں، اور اس طرح آپ کے مبارک ہاتھوں کی بدولت یہ قصر مکمل ہو جائے گا۔ بادشاہ الادین کی اس سعادت مندی سے خوش ہوا اور اسی وقت حکم دیا کہ کل سامان اور کاریگر اکٹھے کیے جائیں تاکہ اس کمرے کو مکمل کریں۔ چنانچہ سب کاریگر جمع ہوئے۔ بادشاہ نے جواہرات فراہم کر دیے۔ 1 ماہ تک کام چلتا رہا، لیکن سارے جواہرات ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ کمرہ مکمل نہ ہو سکا۔ بادشاہ بہت نادم ہوا کہ میں ایک کمرہ بھی اپنی ساری پونجی لگا کر مکمل نہ کر سکا۔ الادین نے وہ کل جواہرات اکھڑوا کر شاہی خزانے میں بھیج دیے اور چراغ کے جن کو بلا کر کمرہ مکمل کر لیا۔
अलादीन शहजादी बद्र के साथ अपने महल में ऐश और इशरत से ज़िंदगी बसर करने लगा। कभी सैर व शिकार को जाता, कभी अपने महल में महफिलें लगाता। पैकन शहर में कोई ऐसा शख्स ना था जिसके साथ अलादीन ने फयाजियाना सलूक न किया हो। हर रोज़ गरीबों के घर जाता और उनकी इमदाद करता, मुसीबत ज़दों के दुख तकलीफ़ों में काम आता। शहर में बहुत से शिफा खाने मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के लिए खोल दिए गए। कई जगह लंगर जारी किए। हर शख्स से मोहब्बत और प्यार से मिलता। किसी शख्स का दिल उसने दुखने न दिया। गो जाहिर में वो सिर्फ बादशाह का दामाद है, बादशाह नहीं, लेकिन अवाम के दिलों पर अलादीन ही की हुकूमत थी। जब लोग उसका नाम सुनते तो उनके दिल उसकी अज़मत और मोहब्बत से लबरेज हो जाते। सारे पैकन शहर में एक भी शख्स ऐसा ना था जो उससे ज़रा सी भी दुश्मनी रखता हो। उसकी फयाजी का सिलसिला जारी रहा और अवाम उसके वजूद को रहमत खुदाबंदी समझते थे। उन्हीं दिनों इत्तेफाकन एक दुश्मन ने मुल्क पर हमला कर दिया। अलादीन खुद फौज लेकर बढ़ा और बज़ाहिर फौज, लेकिन दरअसल चिराग के जिन्नों की वजह से दुश्मन को पामाल करके निकाल दिया। अब उसकी जुरायत और बहादुरी के भी गुण गाए जाने लगे। उस वक्त ये आलम था कि अगर अलादीन हुक्म देता तो लोग आग में कूदने को भी तैयार थे। इधर जब अफ्रीकी जादूगर नाकामी के रंज और अलादीन की जिद के गुस्से में वापस हुआ तो बहुत दिल शिकस्ता था। चुनांचे वो चीन में भी नहीं रहा बल्कि सीधा अफ्रीका चला गया। काफ़ी मुद्दत गुजर जाने के बाद एक रोज़ उसे अपनी नाकामी का ख्याल आया तो बड़ी देर तक उन्हीं ख्यालात में परेशान रहा और देर तक दिल ही दिल में अलादीन को गालियां देता रहा। फिर कुछ सोचकर उसने इल्म नुजूम से हिसाब लगाकर देखा कि उसका क्या हश्र हुआ। हिसाब से मालूम हुआ कि अलादीन जिंदा है और पैकन शहर में शहजादी बद्र से शादी करके ऐश की जिंदगी बसर कर रहा है। अफ्रीकी जादूगर ये हाल जानकर हसद के अंगारों पर लौटने लगा कि मैं तो मेहनत और रुपया खर्च करके नाकाम रहा और अलादीन उस चिराग की बदौलत दुनिया जहान के ऐश और राहत मुफ्त में लूट रहा है। उसने उसी वक्त कसम खाई कि या तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा या अलादीन को ख़त्म करके रहूंगा। सामान्य सफ़र दुरुस्त करके अफ्रीकी जादूगर पैकन की तरफ रवाना हो गया और महीनों के थका देने वाले सफ़र के बाद मंजिल मकसूद पर आ पहुंचा। एक सराय में ठहरकर चंद रोज़ आराम किया। इस दौरान में उसने अलादीन के महल और रियासत और इमारत के किस्से सुने तो आतिशे कहर और गज़ब और भी भड़क गई। जब थकाने सफ़र रफा हो गया तो एक रोज़ फिर अपना हिसाब फैलाया और मालूम किया कि आज अलादीन महल में नहीं है। नेस चिराग भी उसके पास नहीं है बल्कि घर में मौजूद है। काफ़ी देर गौर व खौज के बाद उसने तजवीज़ किया और ख्याल किया कि नए चिरागों के बदले में पुराने चिराग खरीदने के बहाने उसके हसूल की कोशिश करनी चाहिए। यकीन है कि उसने चिराग के राज किसी से नहीं कहे होंगे। मुमकिन है किस्मत दूर हो जाए। चुनांचे उठकर बाजार गया और बहुत से मुख्तलिफ वज़ा के दिल फरेब और खूबसूरत चिराग खरीदे और सराय में आकर लिबास तब्दील किया। फिर एक टोकरी में नए चिराग भरकर अलादीन के महल की तरफ रवाना हुआ। महल को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि चिराग के मुवक्किल का बनाया हुआ है और इंसानी ताकत से बाहर का काम है। चुनांचे उसने महल के चारों तरफ फिरकर आवाज़ लगानी शुरू की, नए चिरागों से पुराने चिराग बदल लो। उसकी ये अजीब व गरीब सदा सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे। बच्चों ने दीवाना समझकर उसको परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपनी धुन में मगन फिरता रहा। बहुत सी औरतों ने अपने पुराने चिराग देकर उससे उम्दा किस्म के नए चिराग ले लिए और उसकी हिमाकत पर खूब हंसी। तमाम दिन की मेहनत के बावजूद महल से कोई चिराग बदलवाने न निकला और शाम को अफ्रीकी जादूगर बेमुराद वापस आ गया। लेकिन वो मायूस ना हुआ। उसने फैसला कर लिया कि अभी किस्मत आजमाई करनी चाहिए, शायद गौहर मकसूद मिल जाए। दूसरे रोज़ फिर चिरागों की टोकरी लेकर
آواز لگاتا ہوا الادین کے محل کے قریب آیا۔ اس وقت اتفاق سے شہزادی بدر دریچے سے جھانک رہی تھی۔ اس نے جو یہ عجیب بات سنی تو بہت حیران ہوئی اور ایک کنیز کو بھیج کر دریافت کرایا کہ کیا معاملہ ہے۔ کنیز باہر گئی اور اسی سے پوچھ گچھ کر کے ہنستی ہوئی بدر کے پاس آئی کہ کوئی نیم دیوانہ شخص ہے اور پرانے چراغوں کے بدلے نئے چراغ دیتا ہے۔ اگر حضور حکم دیں تو ہم بھی اپنا پرانا چراغ بدل لیں۔ حضور کو یاد ہوگا کہ فلاں کمرے میں ایک پرانا چراغ رکھا ہے۔ بدر نے کہا، جاؤ اسے بدلوا لاؤ۔ کاش اگر شہزادی بدر کو معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے تو مصیبت پیش نہ آتی جو آ رہی ہے۔ کنیز کمرے سے پرانا چراغ لائی اور باہر آ کر افریقی جادوگر کو دیا کہ ہمیں بھی نیا چراغ دے دو۔ اس نے چراغ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر ساری ٹوکری اس کے سامنے رکھ کر بولا کہ جو پسند ہو چھانٹ کر لے لو۔ کنیز نے حیرت سے اس بیوقوف شخص کو دیکھا جو پرانے چراغوں کے بدلے میں بہترین نئے چراغ دے رہا تھا، اور پھر ایک عمدہ سا چراغ پسند کر کے اٹھایا اور چلی گئی۔ افریقی جادوگر اپنا ٹوکرا لے کر خوشی خوشی چلا اور آبادی سے ایک طرف جا کر وہ ٹوکرا پھینک دیا اور خود خوشی و مسرت سے ناچنے لگا۔ جب اس کا جوش کم ہوا تو آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اس نے چراغ کو نکال کر رگڑا۔ جن فوراً حاضر ہوا۔ افریقی جادوگر نے حکم دیا کہ اس محل کو میں مکینوں کے میرے ملک افریقہ کے فلاں شہر میں پہنچا دو۔ جن غائب ہو گیا اور ذرا سی دیر میں محل میں جادوگر افریقہ میں اس جگہ رکھ دیا گیا جہاں اس نے کہا تھا۔ افریقی جادوگر اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا اور محل میں جا کر شہزادی بدر کو اصل حال بتا دیا کہ کس طرح میں اس محل کو چین سے افریقہ لے آیا ہوں اور زندگی بھر الادین ادھر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم بھی اپنے مستقبل کے متعلق غور کر لو۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میں تمہیں اپنی بیگم بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ شہزادی بدر ان حالات کو سن کر بہت روئی اور اتنی پریشان ہوئی کہ شاید خودکشی کر لیتی، لیکن اس کی چند کنیزوں نے سمجھایا کہ ملکہ، چراغ بدلنے کی غلطی نادانی سے ہو گئی، اب صبر کیجیے اور معاملہ خدا کے سپرد کر دیجیے، وہ ضرور آپ کی حالت پر رحم کھائے گا۔ غصے سے اس وقت بدر نے جادوگر کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان دے دوں گی لیکن دوسرے مرد کا منہ نہ دیکھوں گی۔ جادوگر بھی یہ سمجھ کر خاموش ہو گیا کہ فی الحال نیا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے زیادہ متاثر ہے، چند روز میں خود ہی صبر آ جائے گا اور یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی۔ شاہ چین جب دوسرے دن بیدار ہوا تو اتفاقاً اس کی نظر سامنے کی کھڑکی پر پڑی جہاں سے الادین کا محل نظر آیا کرتا تھا، لیکن آج وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ بادشاہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دریچے میں آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن محل نظر نہ آیا۔ صاف چٹیل میدان پڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر ملکہ کو بلا کر دکھایا اور کہنے لگا، دیکھو تو یہ کیا غضب ہو گیا۔ ملکہ نے بھی آ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے لوگوں کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ سب لوگ حیران تھے کہ محل کہاں چلا گیا۔ الادین اس دن شکار کو گیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر یہ حال دکھایا تو وہ کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ جادو کا کارخانہ ہے اور کسی نہ کسی روز گل ضرور کھلے گا۔ بادشاہ کو سب سے زیادہ پریشانی اپنی بیٹی بدر کے متعلق تھی کہ خدا جانے اس کا کیا حشر ہوا۔ ملکہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ تمام شہر میں ایک شور برپا تھا کہ الادین کا محل رات میں کہیں غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ الادین شکار کو گیا ہوا ہے، اس کو بھی گرفتار کر کے حاضر کرو۔ وزیر تو دل سے پہلے ہی چاہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے۔ اس نے کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ الادین کو شکار گاہ سے بحکم بادشاہ گرفتار کر کے لاؤ۔ کوتوال سپاہیوں کا دستہ لے کر شکار گاہ آیا اور الادین کو حکم شاہی سے مطلع کیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، خیریت؟ آخر میرا کیا قصور ثابت ہوا؟ کوتوال کہنے لگا،
सरकार, ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, इतना जानता हूँ कि आज सुबह से आपका महल मौजूद नहीं है। अलादीन ये सुनकर ही सकते में आ गया और समझ गया कि शहजादे की गलती से चिराग किसी के हाथ लग गया, लेकिन उसने बड़े ज़ब्त से काम लिया और कोतवाल के साथ शहर में वापस आया। जब वो बाजारों से गुजरा तो लोगों में मशहूर हो गया कि बादशाह ने अलादीन को गिरफ्तार कर लिया है, अब वो कत्ल किया जाएगा। अवाम उसकी गिरविदा और शैदाई थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग इकट्ठे होकर महल शाही की तरफ चलने लगे। अलादीन बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने सख्त गैज़ व गज़ब के आलम में दरियाफ्त किया कि तुम्हारा महल कहाँ है और मेरी बेटी बद्र किधर गायब हो गई। अलादीन ने अर्ज़ किया कि इस वक्त तो मैं सीधा शिकारगाह से गिरफ्तार होकर आ रहा हूँ, आप मुझे मोहलत दें ताकि मैं असल मामला दरियाफ्त कर सकूँ। लेकिन बादशाह को इतना रंज व गुस्सा था कि उसने अलादीन की कोई बात पर भी तवज्जो ना दी और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। इतनी देर में सारा शहर महल के सदर दरवाजे पर जमा हो गया और अलादीन की वापसी के नारे बुलंद करने लगा। वजीर ने बादशाह को सूरत हाल से मुतला किया और समझाया कि इस वक्त मुनासिब यही है कि अलादीन को छोड़ दीजिए और जितनी मोहलत ये मांगता है दे दीजिए, वरना बगावत हो जाएगी। और अलादीन ने अगर ज़रा सा भी इशारा कर दिया तो अवाम मुझे और आपको भी महफूज नहीं रहने देगी। लोग उसको बहुत चाहते हैं, हत्ता कि फौज और पुलिस में भी उसका ज़्यादा असर और रसूख है। बादशाह ये सुनकर खौफजदा हो गया। उसने फिर अलादीन को बुलाकर कहा कि मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मुझे बताओ कि वो कहाँ है और किस तरह गायब बमै महल हुई है। अलादीन बादशाह से रुखसत होकर बाहर आया तो लोगों ने नाराहाय मसरत से उसका इस्तकबाल किया। अलादीन ने उनका शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि आप सब साहिबान अपने अपने घरों को चले जाएं। शहजादी और अपने महल के गायब हो जाने से जो सदमा मुझे हुआ है उसकी वजह से मैं सख्त परेशान हूँ और अब चंद रोज़ के लिए उसकी तलाश में जाना चाहता हूँ। मेरी रियासत के कुछ आदमी हासिद थे, ये सब उन्हीं की साजिश से हुआ है। मुझे यकीन है कि चंद ही दिनों में अपनी बेगम और महल के साथ आप लोगों में आ जाऊंगा। ये सुनकर सबने खामोशी इख्तियार कर ली और वापस चले गए। अलादीन वहाँ से सीधा जंगल में पहुँचा और तन्हाई में बैठकर अपनी किस्मत पर बहुत रोया। उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई। उसे बार बार ख्याल आता कि ये सब कुछ मेरी गफलत का नतीजा है। न मैं चिराग घर में छोड़ता और न आज ये मुसीबत उठाता। कई रोज तक वो दीवानावार पहाड़ों और जंगलों में परेशान फिरता रहा। उसे शहर में जाने की जुर्रत ही न हुई थी। जहाँ कल तक वो शहाना ठाट बाट से रहता था, आज वहाँ उसको सर छुपाने की जगह नजर नहीं आती थी। शहजादी का ख्याल किसी वक्त भी दिल से महव नहीं होता था। वो सोचता था कि मालूम नहीं उस गरीब पर क्या गुजरी, मेरी ज़रा सी हिमाकत ने उस पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ दिए होंगे। काश मैं उसे चिराग के हालात से वाकिफ़ कर देता तो वो क्यों ये नौबत आने देती। हुजूमे गम व मलाल से तंग आकर अलादीन ने ये फैसला किया कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब बगैर उस सामान्य रियासत और शहजादी के जीना बेकार है। चुनांचे इसी ख्याल के ज़ेरे असर वो किसी दरिया में डूबने के इरादे से चला। रास्ते में एक पहाड़ी टीले से उतर रहा था कि उसका पैर फिसला और वो बेइख्तियार नीचे की जानिब फिसलने लगा। उसी हालत में कुदरती तौर पर बचाव के लिए हाथ पैर चलाए तो उस अंगूठी को रगड़ पहुंची जो अफ्रीकी जादूगर ने उसको दी थी, और मुसीबत की हालत में शिद्दत मायूसी और सदमात की वजह से वो उसको भूल ही गया था। रगड़ लगते ही अंगूठी का मौक्किल हाजिर हुआ और बोला कि क्या हुक्म है। अलादीन ने कहा, मुझे संभालो। जिन ने बड़ी एहतियात से उठाकर एक हमवार चट्टान पर बैठा दिया। अलादीन को उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई कि अंगूठी मेरे पास मौजूद है और मैंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। फिर जिन से मुखातिब होकर बोला कि मेरे महल का क्या हुआ और चिराग किसके कब्ज़े में है। जिन ने बताया कि अफ्रीकी जादूगर आया था
वो पुराने चिरागों के बदले में नए चिराग खरीदने के बहाने कई रोज यहाँ मुकीम रहा। लाइल्मी में आपकी एक कनीज ने शहजादी के हुक्म से वो तिलिस्मी चिराग उसको दे दिया और इस तरह जादूगर महल को अफ्रीका में ले गया और अब उसी के पास वो चिराग है जिसको वो हर वक्त अपनी जेब में रखता है। अलादीन ने कहा, अच्छा तो मुझे उसके महल के करीब ले चलो। जिन ने उसको उठाया और चश्मे ज़दन में अफ्रीका में लाकर महल के करीब छोड़ दिया और खुद गायब हो गया। अलादीन ने दूर से देखकर अपने महल को पहचान लिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं इस वक्त यहाँ आने में कामयाब हो गया हूँ। इसके बाद उसने एहतियात से महल के आसपास फिरना शुरू किया। वो चाहता था कि कोई कनीज किसी ज़रूरत से बाहर निकले तो मैं शहजादी बद्र को अपनी आमद की इत्तिला दूँ। साथ ही ये खतरा भी था कि कहीं अफ्रीकी जादूगर मुझको ना देख ले। तमाम दिन गुजर गया लेकिन उसको मौका ना मिला कि अपनी आमद की खबर पहुंचाए। शाम की आमद देखकर अलादीन परेशान हो रहा था कि इस नावाकिफ जगह में रात कहाँ गुजारूंगा। इत्तेफाक से एक कनीज ने अलादीन को देखकर पहचान लिया और अंदर जाकर शहजादी को इत्तला दी। बद्र कहने लगी, तू दीवानी है, वो 10-5 रोज में यहाँ किस तरह आ सकते हैं? कनीज ने अर्ज किया, ये तो कोई अहम बात नहीं, आप दरीचे से खुद देख लीजिए। चुनांचे शहजादी दरीचे में आई और अलादीन को देखकर फूल की तरह खिल गई। शहजादी ने कनीज को देखा और समझा दिया कि चोर दरवाजे से अलादीन को अंदर लाना। यहाँ कई गुलाम अफ्रीकी भी हैं, अगर उन्होंने देख लिया और उस मर्द अफ्रीकी जादूगर से कह दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कनीज बाहर आई और इशारे से अलादीन को बुलाया। जब अलादीन करीब आया तो अलादीन और कनीज दोनों चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, जहां शहजादी बद्र खड़ी इंतजार कर रही थी। अलादीन शहजादी को देखते ही उससे लिपट गया। शहजादी भी उसके सीने से लगकर खुशी के आंसू बहाती रही। जब जज्बात का जोश खत्म हुआ तो अलादीन ने पूछा कि अफ्रीकी जादूगर ने तुमसे क्या सलूक किया? शहजादी बोली कि मेरे रोने धोने की वजह से वो अभी तक मुझसे अलग है। उसका ख्याल है कि जब कुछ रोज गुजर जाएंगे और मुझे सब्र आ जाएगा तो मैं उससे मानूस हो जाऊंगी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अगर तुम ना आ सके और इस बदजन ने मेरी इस्मत पर बुरी नीयत से नजर डाली तो दरीचे से कूदकर अपने आप को हलाक कर लूंगी। लेकिन खुदा का हजार शुक्र है कि उसने तुम्हें भेज दिया। अलादीन ने उसको बहुत तसल्ली दी और कहा कि इंशाअल्लाह इस मरदूद का भी इंतजाम कर लूंगा कि आइंदा कोई खटका ही बाकी न रहे। इसके बाद उसने एक गुलाम का लिबास मंगाकर पहन लिया और खुशी के साथ महल से बाहर आया। फिर उसने अंगूठी के जिन को बुलाया और कहा कि मुझे किसी शहर में ऐसी दुकान पर ले चलो जहाँ बहुत तेज किस्म का जहर मिल सके। जिन ने अलादीन को उठाया और अफ्रीका के शहर की एक दुकान के सामने ला खड़ा किया। अलादीन दुकान में गया और मतलूबा जहर हासिल करके उसी जिन के जरिए फिर अपने महल के करीब आ गया और मौका देखकर चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने एक तन्हा कमरे में शहजादी को बिठाकर समझा दिया कि आज वो अफ्रीकी जादूगर आए तो उम्दा लिबास पहनकर उससे मिलो और इशारों में जाहिर करो गोया तुम उस पर माइल हो गई हो। जब वो तुम्हारे पास बैठकर बातचीत शुरू करे तो किसी बहाने से शराब का इश्तियाक जाहिर करो। मौका मुनासिब देखकर ये जहर उसकी शराब में मिलाकर अपने हाथ से उसको पिला दो। मुझे उम्मीद है कि इस तरह हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें पूरी जरायत और दिलेरी से काम करना पड़ेगा। बहुत होशियारी के साथ उसको अपनी तरफ माइल करना। आगे का काम कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि उम्मीद विसाल में वो खबीज हर एहतियात भूल जाएगा। अलादीन ने सारी तजवीज़ शहजादी को बताकर वो जहर की शीशी उसके हवाले की जो वो लाया था। शहजादी ने वायदा किया कि सब काम मैं होशियारी से करूँगी। तुम्हारे आ जाने से मेरे दिल को इतनी कुव्वत हासिल हो गई है कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अलादीन को बहुत एहतियात से छुपा दिया और खुद गुस्ल करके बेहतरीन लिबास ज़ेब-ए-तन किया। मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं लगाईं, ज़रूरी जेवरात आरास्ता किए और बिल्कुल उरू से नौ बनकर तैयार होकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जादूगर आया और सीधा शहजादी के पास पहुंचा।
लेकिन उसकी सजावट देखकर बेकरार हो गया और दिल ही दिल में फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, आज इस उरूसे दिल बहार का विसाल जरूर होना चाहिए। शहजादी ने जैसे ही उसको देखा, ताजीम के लिए उठी और हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। इसके बाद नाजो अंदाज से कहने लगी कि मैं अपने अजीजों के रंजो गम में बहुत ही बदहवास हो रही थी, इसलिए आपकी इनायत का शुक्रिया भी अदा न कर सकी। आज मैंने तन्हाई में गौर किया तो समझ में आ गया कि अब आपके सिवा मेरा कौन है। सारी जिंदगी आप ही के साथ गुजारनी है, फिर फजूल रंजो मलाल से क्या हासिल। बहरहाल मैं आपकी कनीज हूँ और उम्मीद है कि आप मुझे अपने कदमों से जुदा नहीं करेंगे। शहजादी की ये बातें सुनकर अफ्रीकी जादूगर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, शहजादी आप कैसी बातें करती हैं? मैं आपका बेदाम गुलाम हूँ। अगर आप मुझे इज्जत से सरफराज फरमा देंगी तो कभी हुक्म से सरताबी नहीं करूँगा। शहजादी ने लगावट के साथ कहा कि मैं रात को तन्हा कमरे में डरती हूँ। बेवकूफ अफ्रीकी जादूगर शहजादी का मतलब समझकर बेखुद हो गया। कहने लगा कि आइंदा आपको तकलीफ नहीं होगी, मैं आपकी खिदमत में रहूंगा। बद्र ने एक जमाई लेते हुए कहा, आज तो ये जी चाहता है कि खूब शराब पीऊं, यहाँ तक कि नशे में चूर हो जाऊं और पैरों में चलने की सकत न रहे और मुझे कोई गोद में उठाकर ख्वाबगाह तक पहुँचा दे। शहजादी के मीठे मीठे नश्तर नुमा बोल जादूगर के रगो पैर में उतर गए। शिद्दत जज्बात से हाथ पैर काबू में मालूम नहीं होते थे। जल्दी से उठा के मैं अभी बेहतरीन शराब लाता हूँ। शहजादी ने मुस्कुराती हुई आंखों से देखकर कहा, तुम जाकर शराब ले आओ, मैं जाम के लिए गिलास चुनती हूँ। अफ्रीकी जादूगर जल्दी से उठकर शराब लेने गया और बद्र ने इधर उधर देखकर एक गिलास में जहर छिड़क दिया और इत्मीनान से बैठ गई। थोड़ी सी देर में खबीज जादूगर शराब लेकर आया और शहजादी के सामने रख दिया। उसने पहले जहर वाला जाम भरा और दस्ते मुबारक पर रखकर उसको पेश किया कि ये मेरा जामे मोहब्बत है, पीजिए। हमारे मुल्क का दस्तूर है कि पहले औरत जामे मोहब्बत पिलाती है, उसके बाद आप मुझे अपना जामे मोहब्बत दीजिएगा। अफ्रीकी जादूगर उसका ये तकल्लुफ देखकर बहुत खुश हुआ और जाम लेकर बिला फिक्र जाम पी गया। अलादीन ऐसा जहर कातिल लाया था कि अभी जादूगर बदनसीब ने जाम अच्छी तरह नीचे भी नहीं रखा था कि पीछे को गिर गया। सिर्फ 2 या 3 हिचकियां आईं और हमेशा के लिए खामोश हो गया। अलादीन दूसरे कमरे में छुपा सारी कार्रवाई देखकर शहजादी की दानाई पर अश अश कर रहा था। ज्यों ही जादूगर ने दम तोड़ा, वो जल्दी से बाहर आया और बद्र को सीने से लगाकर कई बार चूमा और कहने लगा कि आज तुमने कमाल कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कद्र चालाक होगी। उसने जादूगर की जेबें टटोलकर चिराग निकाल लिया और शहजादी से कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, मैं चलने का इंतजाम करता हूँ। शहजादी चली गई तो अलादीन ने किवाड़ बंद करके चिराग को रगड़ा। उसी वक्त जिन हाजिर हो गया। उसने हुक्म दिया कि ये महल उसी जगह ले जाकर रख दो जहाँ से उठाकर लाए थे, यानी जहाँ तुमने अव्वल मर्तबा महल तामीर कराया था। ये हुक्म सुनकर जिन गायब हो गया। जरा सी देर में महल पैकन शहर में उसी जगह कायम हो गया जहाँ पर बना था। अलादीन कमरे से निकलकर शहजादी के पास आया और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है हम अपने वतन आ गए। फिर उसका हाथ पकड़कर दरीचे के पास ले गया। किवाड़ खोलकर देखा तो सामने हस्ब साबिक शाही चीन के महलात थे। शहजादी अपने बाप के महलात देखकर बहुत खुश हुई और ये तय पाया कि कल दिन में सबसे मुलाकात करेंगे। फिर दोनों सोने के कमरे में चले गए। वो शराब नायाब जो बदनसीब अफ्रीकी जादूगर अपने लिए लाया था, उन दोनों ने सेर होकर पी और एक दूसरे के गले से लिपटकर आराम से सो गए। बादशाह चीनी बेटी के गायब होने के बायस अक्सर मगमूम व बेचैन रहता था और रोजाना बेदार होते ही जहां अलादीन का महल था उस तरफ हसरत से देखता था। हस्बे मामूल उस रोज भी सुबह को शाह चीन ने खिड़की की तरफ देखा तो हैरान रह गया कि महल अपनी जगह पर मौजूद था। हालत इस्तराब में बादशाह अलादीन के महल की तरफ रवाना हुआ, ये देखने के लिए कि शहजादी बद्र आ गई है या नहीं। अलादीन ने जब बादशाह को आते देखा तो खड़ा होकर आदाब शाही बजा लाया और शहजादी के कमरे में ले गया।
शाह चीन अलादीन और शहजादी से मिलकर बहुत खुश हुआ और महल के गायब होने की वजह पूछी। बेटी ने जवाब दिया कि अब्बा जान, इसमें अलादीन का कोई कसूर नहीं, ये सब कुछ मुसीबत मेरी अपनी गलती की वजह से पेश आई। बादशाह ये सुनकर अलादीन की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसको सीने से लगाकर गुज़िश्ता ज़्यादती की माफ़ी मांगी। अलादीन ने कहा कि आप मेरे बुजुर्ग और वालिद की जगह हैं। अगर किसी वजह से मुझ पर नाराज़ हुए तो इसकी वजह है। अक्सर बड़े छोटों को उनकी गलतियों पर तंबीह करते हैं। बादशाह बेटी और दामाद के आ जाने से बेहद खुश हुआ और दोनों को दुआ दराजी उम्र देकर शहजादी के साथ अपने महल में आ गया और शहर में जश्न मसरत के इनेकाद का ऐलान कर दिया। अलादीन ने तकरीब में जी खोल कर गुरबा को ज़रो माल लुटाया। आवाम जो पहले ही उसको महबूब रखते थे और भी ज्यादा गिरविदा और शादा हो गए। इसके बाद अलादीन ने खुद ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारनी शुरू की। उसका दिल बड़ा वसी था। आम लोग उसकी दौलत से मुस्तफीद हुए। जादूगर का एक भाई और भी था। एक रोज उसको अपने भाई से मिलने और हाल मालूम करने का शौक हुआ तो उसने अपने भाई का जायचा खींचकर हालात मालूम किए तो ये देखकर उसको अलादीन नामी एक शख्स ने जहर से कत्ल कर दिया, अपना सर पीट लिया। उसी वक्त वो उससे इंतकाम लेने के लिए चीन की तरफ रवाना हो गया और एक मुद्दत बाद तवील सफर करके चीन पहुंचा। यहाँ आकर उसने एक सराय में क़याम किया और खुफिया तौर पर अलादीन की निगरानी करने लगा ताकि मौका मिलने पर वो उससे इंतकाम ले सके। एक दिन वो कहवा खाने में बैठा हुआ चाय पी रहा था कि लोगों से फातिमा नामी एक नेक खुददार सैयदा औरत का जिक्र सुना जिसके मुतालिक मशहूर था कि सिर्फ हाथ लगाकर सर दर्द दूर कर देती है। अफ्रीकी जादूगर के भाई ने उसी वक्त एक तजवीज़ मुरतब कर ली और कहवा खाने से उठकर सराय चला आया। कुछ रात गए अपने कपड़ों में खंजर छुपाकर फातिमा के मकान पर पहुंचा। आवाज़ देकर दरवाज़ा खुलवाया। वो नेक बीबी बेवक्त एक अजनबी को देखकर बहुत मुताज्जिब हुई, लेकिन जादूगर ने ये कहकर मुतमईन कर दिया कि अम्मा मेरे सर में दर्द है और मैंने सुना है कि आप सर दर्द अच्छा कर देती हैं, इसलिए अपना इलाज करवाने आया हूँ। मैं एक मुसाफिर हूँ, अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो आप माफ़ फरमाएं। और फिर इससे पहले कि वो जवाब देती जादूगर दरवाजे में दाखिल हो गया। फातिमा ने तकलीफ समझकर कोई एतराज़ नहीं किया। बड़ी बी ने कहा कि तुम बैठो, मैं कोशिश करती हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। जादूगर ने ये इत्मीनान करके कि घर में कोई दूसरा आदमी नहीं है, गरीब फातिमा की गर्दन पकड़कर इस कदर दबाई कि वो बेहोश हो गई। इसके बाद खंजर से उसको शहीद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो उसकी लाश एक चादर में लपेटकर दरिया में डालाया और खुद बुजुर्ग फातिमा का लिबास पहनकर उसकी सूरत बनाकर बैठ गया। फातिमा अक्सर घर से बाहर न निकलती थी, लेकिन अगर कभी बाहर आती तो लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते और दस्तबोसी करके बरकत हासिल करते और अपनी खुशबख्ती समझते थे। दूसरे रोज जादूगर फातिमा के रूप में लकड़ी लेकर आहिस्ता आहिस्ता अलादीन के महल की तरफ रवाना हुआ। महल के करीब मर्दों औरतों ने उसको घेर कर दस्तबोसी करने लगे। इत्तेफाकन शहजादी बद्र भी खिड़की में सैर कर रही थी। उसने जो फातिमा और लोगों को देखा तो ख्याल आया कि इस खुददार सैयदा औरत को चंद रोज अपने यहाँ रखा जाए तो बड़ी खैर और बरकत का बायस होगा। चुनांचे उसने अपनी कनीज़ों को भेजा कि अम्मा फातिमा से अर्ज करो कि अगर मेरे गरीब खाने को इज्जत और एहतराम बख्शें तो ऐन नवाजिश होगी। कनीज़ों ने आकर जाली फातिमा से शहजादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वो कमबख्त तो इसी ताक में था कि किसी तरह अलादीन के महल में रसाई हो जाए तो मौका पाकर अपने भाई का इंतकाम लूं। चुनांचे दुआ देकर कहा कि मैं उनके यहाँ ज़रूर चलूँगी। उनके शौहर और वो खुद बहुत नेक हैं। लाखों आदमी उनके फैज़ से परवरिश पाते हैं। उनके पास जाना मेरी ऐन सादत है। लोग अलादीन से वालिहाना मोहब्बत करते थे, इसलिए फौरन जाली फातिमा को रास्ता दे दिया और वो मरदूद जादूगर नेक फातिमा के भेस में लकड़ी का सहारा लेता हुआ अलादीन के महल में आया और शहजादी बद्र ने इस्तकबाल किया और उसके हाथ चूमकर इज्जत से सदर मकाम पर बैठाया। फिर शहजादी ने अर्ज किया कि
मुद्दत से आपके दीदार की तमन्ना थी, आज वो खुशकिस्मती से पूरी हो गई। मैं चाहती हूँ कि आप चंद रोज यहाँ क़याम फरमाएं। जाली फातिमा ने पहले तो दुनिया की बेतवज्जोही पर तकरीर की, फिर अपनी इबादत और तनाइयों का जिक्र करके कहा कि बेटी, किसी कोने में सबसे अलग मेरे लिए चारपाई डलवा दो ताकि मैं याद इलाही में मशगूल रहूं। और चूंकि तुमने मेरा बहुत एहतराम किया, लिहाजा मैं तुम्हारी दिलशिकनी नहीं कर सकती। शहजादी ने उसको तमाम महल दिखाया। जादूगर ने बहुत एहतियात से अलादीन की ख्वाबगाह के करीब कमरा पसंद किया और कुल सामाने आराइश हटवा कर सिर्फ एक बोरिया बिछवा दिया और उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। तमाम दिन जाली फातिमा शहजादी से बातें करती रही और जब अलादीन के आने का वक्त हुआ तो कमरे में जाकर दिखावे के लिए इबादत में मशगूल हो गई। इसी तरह 2-3 रोज गुजर गए। जाली फातिमा ने शहजादी से ऐसी घुल मिलकर गुफ्तगू की कि वो परवाना वार निसार होने लगी। एक रोज अलादीन शिकार को गया हुआ था और जाली फातिमा शहजादी के साथ सैर कर रही थी कि बारादरी में आकर फातिमा ने शहजादी बद्र से कहा कि आपका महल तो बेनज़ीर है, लेकिन एक कमीज में ज़रूर है। बद्र ने पूछा, वो क्या? जाली फातिमा ने कहा कि अगर इस बारादरी में सीमुर्ग का अंडा लटका दिया जाए तो इसके हुस्न और ज़ेबाइश में 100 गुना इजाफा हो जाए। बद्र ने कहा कि सीमुर्ग का अंडा क्या होता है? खबीज बुढ़िया ने कहा कि वो सिर्फ देखने से ताल्लुक रखता है। आकाश पहाड़ पर एक जानवर रुख होता है, उसका अंडा है। जिन लोगों ने ये महल तैयार किया है वो उसको जानते हैं और वही ला सकते हैं। इसके बाद जाली फातिमा ने बात का रुख फेर लिया और दूसरी गुफ्तगू शुरू हो गई। शाम को जब अलादीन आया तो शहजादी बद्र ने तन्हाई में उससे कहा कि हमारे महल में सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन रुख का अंडा नहीं है। काश वो मिल जाए तो फिर उसका नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन सुना है कि वो बहुत मुश्किल से दस्तयाब होता है। अलादीन ने हंसकर कहा कि फिक्र न करो, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद शहजादी किसी ज़रूरत से बाहर चली गई। अलादीन ने दरवाज़ा बंद करके चिराग को रगड़ा। जिन हाजिर हो गया। अलादीन ने उससे कहा कि आज शहजादी से किसी ने कहा है कि जब तक इस महल में सीमुर्ग का अंडा ना हो ये महल नामुकम्मल है, लिहाजा सीमुर्ग का अंडा लाओ। ये सुनते ही जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो शक्ल इतनी हैबतनाक हो गई कि अलादीन खौफ के मारे थर-थर कांपने लगा। इसके बाद जिन ने कहा कि मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, आज तक तामीले हुक्म में लम्हा भी देर नहीं की। इसका ये सिला है कि तुम मुझसे मेरे माबूद का अंडा मांगते हो? मैं कसम खाता हूँ रुख अजीम की, अगर तुम्हारी ये फरमाइश होती तो मैं तुमको तुम्हारे मुताल्लिकीन समय टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मुझे मालूम है कि तुझे धोखा दिया गया है। तुम अपने जाली चचा अफ्रीकी जादूगर को तो ना भूले होगे। उसका एक भाई था। जब उसको मालूम हुआ कि तुमने उसके भाई को मार डाला है तो वह इंतकाम लेने की कसम खाकर वहाँ से चला और आजकल असली नेक फातिमा को कत्ल करके उसके भेस में तुम्हारे महल में मुकीम है और इस फिक्र में है कि तुम्हें कत्ल कर दे। उस बदबख्त ने तुम्हारी बीवी को ये इश्तियाक दिलाया कि वो तुमसे ऐसी चीज़ का मुतालिबा करे और जब तुम इसके मुतालिक कहो तो मैं गुस्से में तुमको बर्बाद कर दूं। लेकिन चूंकि तुमने आज तक मेरे साथ अच्छा सलूक किया है, इसलिए तुम्हारा हुक्म सुनकर मैंने तामुल किया कि असली तुम्हारी हालात मालूम हो गए, वरना बिल्कुल मुमकिन था कि मैं सवाल सुनते ही तुमको कत्ल कर देता। अब मैं जाता हूँ, आइंदा एहतियात रखना। जिन चला गया तो अलादीन ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने इस वक्त उसको बचाया था। फिर उसने शहजादी को बुलाया और पूछा कि अम्मा फातिमा तुम्हारे पास है? बद्र ने कहा, हाँ, वो कई रोज से मेरे पास ठहरी हुई हैं। ऐसी नेक खातून का घर में रहना बड़ी खैर और बरकत का सबब है। अलादीन उस वक्त तो खामोश हो गया। रात को खाने के बाद उसने बद्र से कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, अम्मा को बुलाओ, वो हाथ रख देंगी। शहजादी ने जाली फातिमा को बुलाया और कहा कि अम्मा, मेरे शौहर के सर में दर्द हो रहा है, अपना दस्ते शिफा भेज दीजिए। बदबातिन जादूगर ने सोचा कि बस यही मौका है, आज खंजर अलादीन के सीने में उतार देना चाहिए।
चुनांचे जबान से कुछ पढ़ता हुआ और हाथ में खंजर को मजबूती से थाम कर अलादीन के करीब आया। इधर ये भी तैयार बैठा था। जब उसे जाली फातिमा नजर आई तो अलादीन ने तलवार का ऐसा जचा हुआ हाथ मारा जिससे जादूगर का सर कट गया और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। शहजादी बद्र ये देखकर हैरान रह गई कि अलादीन ने उस गरीब बुढ़िया को कत्ल क्यों कर दिया। चुनांचे उसने अलादीन से पूछा कि आपने ये क्या किया? इस नेक औरत ने आपका क्या बिगाड़ा था? अलादीन ने मखतूल का लिबास अलग करके शहजादी को दिखाया तो वो चौंक पड़ी, क्योंकि वो जिसको फातिमा समझे हुए थी वो एक मर्द था। फिर अलादीन ने उसको बताया कि ये उसी अफ्रीकी जादूगर का भाई है जो धोखे से चिराग हासिल करके हमें तबाह और बर्बाद कर देने पर तुला हुआ था। जब उसके मरने का इसको इल्म हुआ था तो ये यहाँ आया और असली नेक फातिमा को कत्ल करके उसके भेस में तुम तक रसाई हासिल की, ताकि मौका मिल जाए तो मुझे कत्ल कर दे। मुझे चिराग के मौकिल ने आज ही इसका सारा हाल बताया था। शहजादी ने खुदा का शुक्र अदा किया और उस बदबख्त की लाश फेंकवा दी। जब बादशाह को हालात मालूम हुए तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया और सदक़ात देने का हुक्म दिया। इसके बाद अलादीन ने अपनी बकिया जिंदगी अमन और चैन से बसर की। चीन के बादशाह की वफात के बाद अलादीन तख्त हुकूमत पर बैठा और पूरे अदल व इंसाफ से हुकूमत करके अपनी तबई मौत मरा। जिस वक्त शहरजाद ने ये कहानी ख़त्म की तो दीनाजाद और बादशाह दोनों ने बहुत तारीफ की। शहरजाद ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और अर्ज़ किया कि कल मैं एक नई कहानी शुरू करूँगी। बादशाह ने उस रोज़ भी कोई हुक्म नहीं दिया और मुंतज़िर रहा कि देखें शहरजाद नई कहानी कैसी सुनाती है। शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ।